नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह कौरव स्वागत करता हूं आपका हजेलास IAS अकेडमी में। आप सभी एक परिवर्तन से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जो कि है MPPSC में नेगेटिव मार्किंग का ऐड होना। लेकिन क्या यह एक समस्या है यहाँ या फिर सीरियस अभ्यर्थियों के लिए एक हम कह सकते हैं कि आशीर्वाद है MPPSC की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए और यह आपके लिए पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव मार्किंग आपके लिए भी नेगेटिव ही हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो 31 दिसंबर को MPPSC का नोटिफिकेशन आया, इस MPPSC के नोटिफिकेशन में एक बात साफ हो गई कि अब नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है ये 1/3 होगी या 1/4 होगी। तो अगर इस पर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो UPSC जैसे एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, लेकिन स्टेट PSC में 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग? क्योंकि स्टेट PSC कहीं ना कहीं UPSC से लेवल कम ही रखते हैं, UPPCS जैसे एग्जाम को अगर हम थोड़ा सा कम आंकें तो। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने का क्या मतलब होगा? देखो, नंबर 1 सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जहाँ आप एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हो वहाँ आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। और अब यदि आप MPPSC में एक क्वेश्चन का गलत आंसर दोगे तो आपके जो भी सही नंबर हैं उनमें से 1/4 मार्क्स कट जाएगा। मतलब 2 नंबर का 1/4 यहाँ पर आपका कटेगा। तो 2 नंबर का 1/4 कटने का मतलब यह है कि अगर आपने 4 क्वेश्चंस के आंसर गलत दे दिए तो पूरे 2 मार्क्स आपके यहाँ पर काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा सर? क्योंकि अब पहले तो हम क्या करते थे, हमने 100 क्वेश्चन देखे, 100 क्वेश्चन में से हमने 50 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल श्योरिटी से दे दिए और श्योरिटी से देने के बाद बाकी के 50 क्वेश्चंस में हमने तुक्का लगा दिया। डेट इज कॉल्ड तुक्का, मतलब कुछ भी लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, 50 में से अगर 30 भी सही हो गए, 25 भी सही हो गए तो हम या तो जो हमारी लिस्ट होती थी उसके आसपास जाते हैं या उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, सिलेक्शन हो भी जाता है और सिलेक्शन रह भी जाता है। लेकिन अब ये जो पोर्शन है आपका कि आप 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चंस में तुक्का लगा रहे थे, तो ये तुक्का मेथड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो एक दुखद घटना साबित होगी। ठीक है, लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीरियस हैं, जो वास्तव में पढ़ाई करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये प्लस पॉइंट माना जाना चाहिए। तो मैं समय को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। एक बेसिक चीज़ तो आपको पता चल गई, MPPSC में नेगेटिव मार्किंग ऐड हुई है और यहाँ पर 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन के अगर आपको 2 नंबर मिलते हैं तो अब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपके 2 मार्क्स कट भी हो जाएंगे। एक सही क्वेश्चन आपका गलत ही मान लिया जाएगा ऐसी कंडीशन में। अब 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सीरियसली श्योरिटी से लगाने पर 50 में तुक्के से काम नहीं चलेगा। इन 50 क्वेश्चन को जो आप तुक्के से लगाते थे, इनको अब आप वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार पाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा। पहले हम 100 के 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे, लेकिन अब ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया बदल जाएगा। अब UPSC की तैयारी करते समय जैसे हम UPSC में एग्ज़ाम में चीज़ों को फॉलोअप करते हैं, जिन मेथड्स का यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उन मेथड्स को भी अब हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग वाली कंडीशन में जो पेपर होते हैं उस पेपर में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनको आप सेक्शंस में बांट लीजिए। कितने सेक्शंस में बांट लो? तो कम से कम 3 सेक्शंस में तो इनको आप बांट ही लो। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे कि सर 3 सेक्शन में अगर बांटे तो नंबर 1 सेक्शन 1 आएगा, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। इन 3 सेक्शंस में अगर आप क्वेश्चन को बांटते हैं तो आपका एक बहुत साधारण तरीके से एक एलिमिनेशन हो जाएगा कि किस तरीके से आप एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं। देखो, सेक्शन A में मैंने उन पोर्शन को ऐड किया है, उस पोर्शन को ऐड किया है जहां पर ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्न जिनको लेकर आप में 100% श्योरिटी है कि ये इनके आपके आंसर सही होंगे, जिनको लेकर 100% श्योरिटी है कि इनके आंसर सही होंगे, तो इनमें आप क्या कर सकते हो,
लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं हर एक स्टूडेंट के लिए जो 100% सही होते हैं। कैसे होते हैं? 100% सही होते हैं। अब सेक्शन बी में कौन से क्वेश्चन डालने? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सर, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां आपको नहीं पता कि 50% पर आप खेलते हो, मतलब आप दो ऑप्शन में फंस जाते हो। एलिमिनेशन करके आपको पता है कि ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ये पता है कि ये नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, बी और सी में से कोई क्वेश्चन होगा। तो मान लो एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहां पर आप 4 के बजाय 25% जहां प्रोबेबिलिटी रहती है सही होने की, वहां 2 क्वेश्चन हटाने पर आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि इन दो में से कोई एक सही होगा, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो अब उन क्वेश्चन को हाईलाइट करें, उन क्वेश्चन को दिमाग में लाएं जहां पर 50-50% का आपका रेशो चल रहा है। तो इन क्वेश्चंस में ही आपको अपनी मेथड्स का यूज करना है। अब मेथड्स क्या होंगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज ये है, सेक्शन सी में ऐसे क्वेश्चंस को डालें जो कि 20 से लेकर, या हम कहें कि ऐसे प्रश्न जिनके बारे में आपको अभी जीरो नॉलेज है। जीरो नॉलेज इन द सेंस कि उनका आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, आप चारों ऑप्शन में ही कंफ्यूज हैं, या फिर आपने वो प्रश्न कभी पढ़ा नहीं है, उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं। तो इन प्रश्नों को बिल्कुल ना छेड़ें। सलाह यही दी जाती है कि इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है जिनके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी पर ही ध्यान देना है। नेगेटिव मार्किंग का यही फॉर्मूला है कि इन 2 सेक्शन पर अगर आपने काम किया तभी आप चीज़ों को अपने फेवर में कर पाओगे, नहीं तो गेंद जो है वो विफलता के पाले में चली जाएगी। इस सेक्शन पर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है सर। आई होप कि यहाँ तक की पिक्चर तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमने देखा तो 3 सेक्शन बना लिए या 3 बकेट बना लिए, बकेट ए बी सी में आपने इनको बांट लिया। तो ये जो होता है ना सेक्शन सी, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड जोन। क्या कहते हैं दोस्त? ब्लाइंड जोन। इट मीन्स कि यहां पर आपको अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है, आपको वो बंदर नहीं बन जाना है जिसके हाथ में बंदूक आते ही वो चारों तरफ गोली चलाने लगता है। आपको सिंसियरिटी से इन चीजों को समझना है और मैनेज करना है। चलो, तो ये हमने देख लिया। अब क्या करना है आपको? सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान देनी है विजुअलाइजिंग एंड मैपिंग। तो सेकंड चीज, अब पढ़ने पर ध्यान दो, है ना। और पीएससी वालों अपने तरीके बदलो, प्लीज चेंज योर मेथड्स। तो तरीके कैसे बदलोगे? नंबर 1, अब हमें ध्यान देना है विजुअलाइजिंग पर। विजुअलाइजिंग का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं, और आपको तरीकों पर ध्यान देना है मैपिंग पर। ठीक है, अब तरीके बदलने होंगे क्योंकि अब उन लोगों के लिए तो बहुत नुकसान है जो वनडे वॉरियर्स होते हैं, वनडे योद्धा होते हैं। मैं बहुत इज्जत करता हूं इन लोगों की क्योंकि ये फैक्चुअल कंसेप्ट के मामले में मास्टर हो जाते हैं सर। पीएससी वालों के साथ फैक्ट प्लस कंसेप्ट, ये 2 चीज़ों को, 2 बैलगाड़ियों को अपने साथ खींचना है। लेकिन वनडे वॉरियर्स जो होते हैं वो केवल फैक्ट्स के दम पर बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, और यही वनडे वॉरियर्स जो आते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में आकर इसके कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ अगर बढ़ रहा है तो वनडे एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के एंट्री से बढ़ रहा है। अब नेगेटिव मार्किंग होते ही जो वनडे एग्जाम वाले वॉरियर्स हैं वो कहीं ना कहीं इससे बहुत हद तक दूर रहेंगे, कुछ ही स्टूडेंट्स आएंगे। तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा कम हो जाएगा। सीरियस स्टूडेंट के लिए अब कंपटीशन यहाँ पर कम है, ज़्यादा नहीं है, बढ़ा नहीं है। पहली चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो विजुअलाइजिंग एंड मैपिंग का मैं आपको बता रहा था कि फॉर एग्जांपल आप एमपी के किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्त, तो एमपी के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने पर आपको ध्यान देना है कि केवल अब जिले का नाम नहीं रटना, जिले का नाम रटना ये कंसेप्ट छोड़ दो। अब इसमें 2 चीजें और ऐड करो। तो जिले को आप मैप पर देखो, मैप पर उसकी लोकेशन देखो, उसका सीक्वेंस देखो, आसपास के जिले कौन से हैं, उसका प्रॉपर जो रीजनल उसका एरिया है उसे समझो, और उसके बारे में माइंड में विजुअलाइजेशन बैठाओ। तो इसे कहते हैं विजुअलाइजिंग एंड मैपिंग। अब आपको ऐसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो मैप्स का सहारा लेते हुए पढ़ें।
इकोनॉमिक्स में आप ऐसे कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ रीजन्स की इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो उनके बारे में आपको प्रॉपर जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए। कौन सी रिवर आसपास से गुजर रही है, कैसी मिट्टी है, कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या क्लाइमेट है वहाँ पर, कौन सी फसलें होती हैं, A to Z चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको याद आएंगी। ठीक है, चलो। तो तीसरा आप यहाँ पर मेथड यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। MPPSC जैसे एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड का यूज कम हो पाता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, अगर मैं बहुत लंबे चौड़े भाषण ना देकर आपको इन शॉर्ट बताना चाहूँ, इन शॉर्ट, तो एलिमिनेशन मेथड में हम ये नहीं देखते कि कौन सा उत्तर सही है, विच ऑप्शन इज राइट, कौन सा उत्तर सही है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यह ऑप्शन गलत क्यों हो सकता है, यह ऑप्शन गलत क्यों हो सकता है। अगर आप यह जान गए कि यह ऑप्शन गलत क्यों है, इस बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया, तो आप उन चीज़ों को एलिमिनेट करते जाओगे जो आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन से बाहर की है। ठीक है, मान लो 4 ऑप्शन है आपके पास, A, B, C, D, तो जनरली हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं इन चारों में सही कौन सा है। एलिमिनेशन मेथड में देखते हैं कि A है, पर A नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता वो आपको पता होना चाहिए। B भी नहीं हो सकता और C इन वजहों से नहीं हो सकता, पर D इस वजह से हो सकता है, तो भी हम इस पर टिक करते हैं। तो इस एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां इसको और अच्छे से और फैक्चुअल तरीके से, और इसमें मैं आपको तरीके बताऊंगा, वैज्ञानिक तरीके, साइंटिफिक मेथड्स जहां पर एलिमिनेशन मेथड काम करती है। तो पहली चीज तो ये हो गई। तीसरी चीज, अब आपको एग्जाम में एक रूल याद रखना होगा, जिसे हम 70-80 रूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, 70-80 रूल। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कोई भी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में, तो 70-80 रूल क्या होता है। ठीक है, तो 70-80 रूल होता है कि सर अब प्रयास जो है आपका उसको सुधारना है, आपको प्रयास सुधारो, मतलब अब 100% आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट ही नहीं करना। आप बिल्कुल भूल जाओ कि आप 100 OMR सीट में 100 के 100 गोले भर कर आओगे। 100% अटेम्प्ट नहीं करना, स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूं मैं। अगर आपने ज्यादा होशियारी दिखाई और आपने सोचा कि अरे मैंने तो 80 सही कर दिया, 20 में मैं तुक्का मार दूंगा, अगर 80 सही हो गए तो एक भी मत छूना। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके लिए दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप सेफ जोन तलाशो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ जोन? अगर पेपर जो है वो मध्यम स्तर का है, मीडियम डिफिकल्ट है, तो आप कम से कम, ज्यादा नहीं तो आप कोशिश करो कि 70 से लेकर 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से हो सकता है कि आपको 60 क्वेश्चंस का सही आंसर पता हो और लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस के बारे में आपको एलिमिनेशन मेथड और 50-50 जो रूल है उसको आपको यूज करने का मौका मिल जाए। बस इतना ही अटेम्प्ट करो। दूसरा, एक्यूरेसी टारगेट आपको दिखाना है। एक्यूरेसी टारगेट क्या होता है कि लक्ष्य आपको रखना है, आपको एक यहां पर लक्ष्य बना लेना है कि जब मैं अटेम्प्ट करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझसे कितनी गलती होनी चाहिए, कितनी गलतियां मैं कवर कर लूंगा वहां की सही उत्तर से। तो याद रखो कि 5 से 6 क्वेश्चन ही गलत हों। OMR सीट में डेटा भरते समय, तो OMR फिलिंग के समय भी आपको याद रखना है कि एक आध गलती ही चल पाएगी। आंसर करते समय ही कि भाई मैं कुछ और समझ रहा था, कुछ और इसका बाद में मुझे समझ में आया, तो एक आध गलती यहाँ से चल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो यही कहूँगा कि 3-4, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पेपर आ जाता है तो 5 गलतियाँ तक आपकी माफ़ हो सकती हैं। ये आपको एक्यूरेसी टारगेट रखना है कि अपनी गलतियों की संख्या 5 से 6 हो, उससे ज़्यादा गलतियाँ ना हो। ठीक है, अब इसको कैसे इंप्रूव करना है, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन है सर मॉक टेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं तो OMR सीट भरने की, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की, एग्जाम हॉल के प्रेशर को झेलने की कैपेसिटी बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। इसलिए सॉल्यूशन होगा इसका मॉडल टेस्ट। इस पर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम अटेम्प्ट करें, नंबर पहचानें। ठीक है, उन चीज़ों को ध्यान दें कि कब मैं जब 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरा कितना स्कोर हो रहा है ना। अगर मैं 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था तो मेरा कितना स्कोर हो रहा है, अगर मैं 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरा कितना स्कोर हो रहा है। तो इस चीज़ का एक आप पैटर्न पहचानो कि आपके साथ कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि 75 क्वेश्चन करने पर
मैं लगभग 70 क्वेश्चन सही कर ले रहा हूं। इससे मेरा लगभग जो स्कोर है वो 72 क्वेश्चन के समथिंग पहुंच जाता है। मतलब 140 से 145 के आसपास मैं स्कोर कर पाता हूं। तो अपना एक मॉडल डिजिट बना लें कि मुझे इतने क्वेश्चन ही एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। ये आपको मूक टेस्ट से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब एक और चीज आप यहां पर याद रखेंगे पढ़ते समय, डेट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल, या हम कहेंगे रिवीजन एंड एक्टिव रिकॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रिवीजन एंड एक्टिव रिकॉल। तो रिवीजन एंड एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि जब आप सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ज्यादातर क्वेश्चन गलत इसलिए नहीं होते कि उनका आपको आंसर नहीं पता था। क्वेश्चन गलत इसलिए होते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा था। और कंफ्यूजन को कम करने के 3 मंत्र हैं। पहला मंत्र है रिवीजन, दूसरा मंत्र है रिवीजन और तीसरा मंत्र है रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, रिवीजन प्लस एक्टिव रिकॉल, आपको रिवीजन करते समय हमेशा सिनॉप्सिस बनाते हुए चलना है। सिनॉप्सिस बनाने का मतलब ये है कि हैंड नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिख कर देखें, उसकी मैपिंग करें, उसको विजुअलाइज करें, तब जाकर आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रह पाएंगी। ठीक है, चलो तो यहाँ तक की सारी चीज़ें हैं। और अपनी जो फैक्ट सीट है, अपनी जो नोट्स हैं, उनको टाइम पर अपडेट करते रहें, क्योंकि पुराना डेटा एग्जाम में आपको लगता है कि मैंने पढ़ा था, मेरी गलती नहीं रही, डेटा बदल गया। तो आपको ये स्मार्टनेस भी फॉलो करनी है कि टाइम पर अपने आप को अप टू डेट रखना है। तो ये डबल चेक सिस्टम भी रखें। देखो होता क्या है, अक्सर बच्चे ये नहीं समझते कि वास्तविक कंसेप्ट क्या है। आप बस फटाफट क्या करते हो, OMR सीट भरते समय एक और गलती आप करते हैं। OMR में आपने क्वेश्चन पढ़ा और 4 ऑप्शन देखे, आपको लगा ये सही है, आपने फटाक से OMR सीट का गोला भर दिया। कई बार होता ही है, हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे थे और गलती से OMR नंबर 8 को आपने फिल कर दिया। यहां पर ये जो सिली मिस्टेक्स होती हैं ना दोस्त, ये सिली मिस्टेक्स आपको 2-3 दिन की नींद तो कम से कम छीन ही लेती है। खुद पर गुस्सा आता है कि ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। इससे बचने का तरीका यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियरी ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो नेगेटिव मार्क जो है ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, अब आपकी स्मार्टनेस का, आपकी एक्यूरेसी का और आपके पेशेंस का भी टेस्ट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड वगैरह और प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने के कुछ तरीके और साथ ही तुक्के लगाने के वैज्ञानिक तरीके, इन चीज़ों पर मैं आपको कुछ और डिटेल्स दूंगा। इन शॉर्ट आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।